हेलो एंड वेलकम गाइस एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो देखो, लास्ट सेशन में हमने तीनों जो अपने बिल्स थे उनके बारे में डिटेल में जाना कि वो बिल क्या होते हैं, उनके नेचर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। और अब इस वाले सेशन में हम लोग जो हमारा एक मोस्ट पॉपुलर बिल है, जो मोस्ट पॉपुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि है एक चेक, उसके बारे में जानेंगे कि भाई क्योंकि आज के समय में भाई चेक ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वाइडली यूज़ हो रहा है, जो वाइडली एक्सेप्ट कर रहे हैं बिजनेस हाउसेज और वाइडली पे भी कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जनरली यूज़ नहीं होता, तो इसलिए इसके बारे में और डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। चेक की क्रॉसिंग किसको कहते हैं? तो भाई सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये क्रॉसिंग वर्ड सुना है क्या तुमने? हाँ सर, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग मतलब जब सड़क चल रही होती है, सड़क के बीचों बीच हम लोग एक वाइट और रेड कलर की मिक्स की पट्टी बना देते हैं, जिसका मतलब ये है कि भाई जो भी गाड़ियां आ रही हैं वो ज़रा देख के आएँ, क्योंकि यहाँ पर पैदल यात्री हैं जो यहाँ से रोड को क्रॉस करेंगे। तो पैदल यात्री हैं, तो जो भी गाड़ियां आ रही हैं वो ज़रा रुकें और इस बात को नोट करें कि यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है, तो यहाँ पर अपनी जो स्पीड है उसको कम कर लें, स्पीड को कम कर लें। तो जेब्रा क्रॉसिंग इज एन इंडिकेशन to all the vehicles which are coming from this particular area which are crossing the zebra crossing. It's an indication to them, a specific kind of indication जो कि उन्हें बता रहा है कि भाई इस सड़क पे अब आपको जब जेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है तो आपको क्या करना है। इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेशन इशारा दे रहा है। सिमिलरली चेक की क्रॉसिंग भी इशारा देती है। किसको इशारा देती है? बैंकर्स को इशारा देती है। जो जिस भी बैंक का ये चेक है उसको इशारा देती है कुछ काम करने की। अब वो क्या इशारा है, आओ समझते हैं। ये हैं दो पार्टीज ए और बी। ए का बैंक का अकाउंट खुला हुआ है एचडीएफसी बैंक में, बी का बैंक अकाउंट खुला हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में। ए ने बी को एक चेक दिया, ठीक है। अब ये चेक जो था ये 10,000 रुपए का था, तो भाई ऑब्वियसली बी ने कुछ सर्विसेज दी होंगी ए को, या कुछ गुड्स सप्लाई करेंगे होंगे ए को, जिसके बदले में ए ने बी को एक चेक दिया। ए ने बी को जब ये वाला चेक दिया तो 10,000 रुपए का चेक काट के दिया ए ने बी को। अब जब ए ने बी को ये चेक दिया तो भाई बी जो है, ये चेक बताना, ये चेक किस बैंक के नाम पे ड्रॉ हुआ होगा? एचडीएफसी बैंक के नाम पे ड्रॉ हुआ होगा। तो चेकबुक जो होगी वो किसकी होगी? वो ए की होगी चेकबुक, ठीक है। ए की चेकबुक एचडीएफसी बैंक की, क्योंकि ए का खाता एचडीएफसी बैंक में है और उस चेकबुक पे बी का नाम लिखा होगा। बी को बोला गया होगा कि बी ये चेक लो 10,000 रुपए का, तुम इसे मेरे बैंक अकाउंट से एनकैश करवा सकते हो। अब बी गया एचडीएफसी बैंक, बी ने ये वाला चेक एचडीएफसी बैंक के मैनेजर को दिखाया और बैंक के मैनेजर से बोला, बैंक के मैनेजर सुनो, ए के अकाउंट में से विड्रॉ करके तुम मुझको 10,000 रुपए दे दो। बी ने ए के बैंक के मैनेजर, जो एचडीएफसी बैंक है उसके मैनेजर से बोला, सुनो एचडीएफसी बैंक, तुम ए के बैंक अकाउंट में से 10,000 रुपए विड्रॉ करके मुझको दे दो। एचडीएफसी बैंक का मैनेजर ने सबसे पहले चेक किया ए का बैंक अकाउंट है क्या? हाँ, ए का बैंक अकाउंट है। ए में क्या सफिशिएंट फंड्स हैं कि हम ट्रांसफर कर दें? हाँ भाई, 15,000 रुपए हैं ए में, ए के बैंक अकाउंट में, तो 10,000 रुपए हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हम बी को दे सकते हैं, ठीक है। अब जरा चेक पे देख लो, क्या सिग्नेचर ए के सिग्नेचर से मैच हो रहा है? हाँ भाई, सिग्नेचर ए के सिग्नेचर से मैच हो रहा है। इसका मतलब बी एलिजिबल है ए के बैंक अकाउंट से पैसा निकलवाने के लिए। तो ए का जो बैंक था, बैंक का जो मैनेजर था, वो कन्विंस हो गया कि हाँ भाई बी एक जेन्युइन होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बी के पास जेन्युइन राइट है इस वाले बैंक अकाउंट में से 10,000 रुपए निकालने का। एचडीएफसी बैंक के मैनेजर ने 10,000 रुपए बैंक से निकाले और कैश बी को दे दिया। अब जब वो कैश बी को दिया गया, बाद में एक और बंदा भागा भागा एचडीएफसी बैंक आया, उसने कहा कि मैं हूं बी और जो चेक ए ने मुझे दिया था ना वो मेरे से मिसप्लेस हो गया, वो मेरे से खो गया। क्या आप वो जो ए ने चेक इशू किया था जिसका नंबर ये है उसको कैंसिल कर सकते हो? बैंक का मैनेजर घबरा गया,
बैंक के मैनेजर ने कहा अरे अभी 15 मिनट पहले तो मिस्टर बी आए थे और 10,000 रुपए यहां से लेके गए हैं। मिस्टर बी ने अपना आधार कार्ड दिखाया, अपना सारे दस्तावेज दिखाए और ए से टेलीफोन पे बात भी करके दिखा दी कि वो जो लेके गया पैसे वो फ्रॉड था, वो भाई बी नहीं था, एक्चुअल बी तो अब आया है। एक्चुअली इस वाले बी ने वो चेक मिसप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से दूसरे किसी बंदे ने जो एलिजिबल भी नहीं था इस वाले पैसों के लिए, वो पैसे लेके चला गया, रफू चक्कर हो गया। कहां पकड़ोगे अब उसको, उस बंदे को कहां पकड़ोगे? तो कैश लेके गया है तुमसे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर, एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न अराइज हो जाता है। अच्छा, इस टाइप के चेक को जो कोई भी जिसके हाथ में हो वो भुनवा सकता है, मतलब वो एनकैश करा सकता है। इस टाइप के चेक को हम बोलते हैं ओपन चेक। ओपन चेक या सेल्फ के नाम का जो चेक है, ठीक है, ओपन चेक। लेकिन सोचो रिस्क कितना ज्यादा है इस टाइप के चेक में भाई। अगर वो चेक मिसप्लेस हो गया, दूसरे आदमी के हाथ में लगा, तो वो इनएलिजिबल आदमी जो एलिजिबल भी नहीं है वो अपने फंड्स लेके चला जाएगा और जो एलिजिबल आदमी है वो हाथ मलता रह जाएगा। तो कितना बड़ा रिस्क है इस टाइप के चेक्स में जिनका नाम है ओपन चेक्स। तो भाई कुछ तो पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा इस वाली ट्रांजैक्शन का, कुछ तो ऐसा पुख्ता करना पड़ेगा जिससे कि बी या कोई भी पार्टी डायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी प्रूव करे बगैर किसी भी बैंक में आके कोई भी चेक भुनवा ना सके। तो इसकी सेफ्टी के लिए जो कंसेप्ट अराइज हुआ है उसका नाम है क्रॉसिंग ऑफ चेक। सो क्रॉसिंग ऑफ चेक इज एन इंस्ट्रक्शन टू द बैंकर। देखना, ये एक ऑर्डर है बैंक को, इंस्ट्रक्शन है बैंक को, नॉट टू पे द चेक ओवर द काउंटर। काउंटर के ऊपर जो आपने चेक का पेमेंट कर दिया वो मत करना। तो कैसे करें? सुनो कैसे करें। अगर मान लो ए ने बी को चेक दिया है तो बी पहले अपने बैंक में डिपॉजिट कराएगा चेक। बी का बैंकर चेक को भेजेगा एचडीएफसी बैंक। यहां पर चेक गया एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक पूरा चेक करेगा कि ये वही बी है, हाँ ये वही बी है। क्या बी का एक वैलिड बैंक अकाउंट है? क्या बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है? भाई हर बैंक अकाउंट आधार से तो अब लिंक होता ही होता है, नहीं तो वो बैंक अकाउंट बन ही नहीं पाएगा। तो एचडीएफसी बैंक पूरा वेरीफाई करने के बाद फिर पैसे बी को नहीं देगा, एचडीएफसी बैंक पैसे देगा आईसीआईसीआई बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक पैसे देगा बी को। थोड़ी सी ना लंबी चेन हो गई, लेकिन सिक्योरिटी ज्यादा हो गई ऐसी सिचुएशन में। अब बी डायरेक्टली पैसे नहीं अपने ले पा रहा है एचडीएफसी बैंक में, बी को पहले अपने बैंक में जाना पड़ेगा। मतलब बी की आइडेंटिटी एक लेवल पे प्रूव हो गई कि वो बी ही है, तभी तो वो अपने बैंक में जा रहा है और अपने नाम का चेक अकाउंट में डलवा रहा है। अगर उसका नाम बी है ही नहीं तो वो किस अकाउंट में इस बैंक को डलवाएगा, इस चेक को डलवाएगा? किस अकाउंट में डलवाएगा? उसके पास अकाउंट ही नहीं है। तो सबसे पहला चेक तो यही हो गया। जब बी ने ये चेक आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट कराया तब सबसे पहला टेस्टिंग हो गई कि हाँ भाई ये बी ही है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। उसके बाद जब आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी बैंक में इन डिटेल्स को भिजवाया और एचडीएफसी बैंक ने पैसा आईसीआईसीआई के थ्रू बी के पास रेमिट किया, डबल सिक्योरिटी हो गई। और अब तो भाई कोई भी बैंक, चाहे वो कोई भी बैंक हो पूरे हिंदुस्तान का, वो बिना आधार कार्ड की वेरिफिकेशन के बैंक अकाउंट खोलते ही नहीं। अगर किसी के खुले में है तो केवाईसी कराना जरूरी होता है, जो आपके पेटीएम में भी केवाईसी कराना जरूरी है। तो अब तो आईसीआईसीआई बैंक बी का ही है, ये 100% श्योरिटी होने के बाद ही बी को पैसे मिलेंगे, अदरवाइज बी को पैसे नहीं मिलेंगे। सो जैसे ही हमने ओवर द काउंटर पेमेंट को मना कर दिया, ओवर द काउंटर पेमेंट क्या थी? बी भाई एचडीएफसी के काउंटर पे गया और पैसे निकलवा लिए। जब हमने ओवर द काउंटर पेमेंट को मना कर दिया तो सेफ्टी बढ़ गई, सिक्योरिटी बढ़ गई ट्रांजैक्शन की, और इस कंसेप्ट को कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। चेक को क्रॉस करना। तो ये हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को कि सुनो बैंक, ये चेक तो मैं काट रहा हूं जो कि पेबल है किसी पार्टी को, बी को, तो बी को मेरे बिहाफ पे पैसे मिलने चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन सुनो, तुम बी को डायरेक्ट पैसे मत देना, तुम बी के बैंकर्स को पैसे देना। बी अपने बैंकर के पास चेक डिपॉजिट करेगा, तुम फिर हम अपने उस वाले बैंकर से तुम्हें रिक्वेस्ट आएगी, तुम बी के बैंकर को पैसे देना, तुम बी को डायरेक्ट पैसे मत देना। क्योंकि जो बी का बैंकर होगा उसने बी की आइडेंटिटी वेरीफाई करी हुई होगी, तो बैंकर श्योर होगा कि ये बी ही है और बी के अकाउंट में ही पैसा जा रहा है। सो दिस इज द वे इन विच सिक्योरिटी फीचर, सेफ्टी फीचर इज इन्फ्यूज्ड इन द बैंकिंग सिस्टम। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्रॉसिंग। सर अब ये बता दीजिए
कि ये जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो ए है, ए अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब एचडीएफसी बैंक को, ए एचडीएफसी बैंक को कहेगा सुनो बैंक, तुम ना पेमेंट कर दो बी को, लेकिन डायरेक्टली मत करना, इनडायरेक्टली करना। ये जो इंस्ट्रक्शन देगा, क्या इसके लिए कोई चिट्ठी लिखनी पड़ेगी ए को? नहीं भाई नहीं, चिट्ठी लिखनी नहीं पड़ेगी, बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यहां पर जब ये चेक बना रहे होंगे ना, पे बी सम ऑफ ₹10,000, यहां पर ए ने अपने सिग्नेचर की है। जब ये चेक बना रहे होंगे ना, तब बस ये 2 डबल लाइन यहां पर लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में डाल दो, आपका काम खत्म। 2 लाइन यहां कॉर्नर में डाल दो। इस लाइन का मतलब ये है कि ये चेक बियरर जिसके हाथ में है वो भुनवा नहीं पाएगा। ये चेक सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट होल्डर जो किसी और बैंक में जिसका अकाउंट है वो ही भुनवा सकता है, और वो अपने बैंक के थ्रू ही भुनवा सकता है। ये चेक कोई भी आदमी जिसके हाथ में ये चेक होगा वो इन कैश नहीं करवा पाएगा। इन 2 लाइनों का इतना भारी मीनिंग होता है भाई, इतना हैवी मीनिंग होता है। तो इस वाले चेक पे चाहे जिसका भी नाम लिखा है, जैसे यहां पर बी का नाम लिखा है, तो भाई बी को पेमेंट नहीं होगी, बी के बैंकर को पेमेंट होगी। और वो पेमेंट कौन करेगा? जिसका नाम भाई यहां पर चेक में लिखा है। यहां चेक में नाम है एचडीएफसी बैंक, ये किसका बैंकर है? ये ए का बैंकर है। तो ए ने इंस्ट्रक्शन दी एचडीएफसी बैंक को, सुनो बी को पेमेंट कर दो, लेकिन तुम डायरेक्टली मत करना भाई, तुम ना बी के बैंक से बी तक इस पेमेंट को पहुंचाना। और ये इंस्ट्रक्शन हमने क्या लगा के दी? हमने 2 लाइनें लगा के दी। अगर ये 2 लाइनें मैं यहां से हटा देता हूं, तो भाई बी को बैंकर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, एचडीएफसी बैंक डायरेक्टली बी को पैसे दे सकता है। तो ये मैंने खतरा मोल ले लिया। तो कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां ऐसा खतरा मोल लेना पड़ता है। वो सिचुएशंस वो हैं जहां आपके फैक्ट्री में बहुत गरीब मजदूर, जो बहुत लो इनकम वाले मजदूर होते हैं, जिनके बैंक अकाउंट ही नहीं होते, उनके लिए दिक्कत है। उनमें भाई आप चेक को क्रॉस करके नहीं दे सकते, उसमें तो आपको चेक को बिना क्रॉस कर ही देना पड़ेगा। जो आपका मजदूर है वो एचडीएफसी बैंक जाएगा आपके बैंक और कैश निकलवा लेगा आपके अकाउंट में से। उन मजदूरों को ये फोर्स हम नहीं कर सकते कि सुनो तुम अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, खुलवाने के बाद हमें उसका नंबर दो और हम तुम्हारे बैंक में ये ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो उन केसेस में हाँ क्रॉसिंग नहीं होती। लेकिन जिन केसेस में बैंक अकाउंट आपको पता है, और भाई अब तो जन धन योजना जब से इंडिया में निकली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाली है, तब से गरीब तबके के पास भी, मैक्सिमम गरीब तबके के पास भी बैंक अकाउंट होते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हर जगह हम लोग क्रॉसिंग कर सकते हैं, इवन अगर गरीब तबका भी है तो। लेकिन अदरवाइज अकाउंट्स पेई अगर आप यहां पर लिख दो, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है अकाउंट्स पेई, तो वो सेम मीनिंग होता है भाई। कई लोग ना अकाउंट्स पेई लिख देते हैं। अकाउंट्स पेई मतलब ये जो पेबल होगा ना, पेबल वो किसी के बैंक अकाउंट में ही होगा। जो पेई है ना, पेई वो अकाउंट होल्डर ही होना चाहिए तो ही पे होगा, नहीं तो किसी को ओवर द काउंटर कैश नहीं मिलेगा। ओवर द काउंटर मतलब ऐसा काउंटर बना होता है ना बैंक्स में, जहां कैश लेते और देते हैं। ओवर द काउंटर पैसा नहीं मिलेगा, बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर आप डबल क्रॉस करके ऐसे लिख देते हो एंड कंपनी, तो उसका भी सेम मीनिंग होता है। इसको बोलते हैं भाई जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन टू द बैंकर नॉट टू पे द चेक ओवर द काउंटर, बट इन अकाउंट ऑफ द पेई ओनली। पेई के अकाउंट में ही इसको ट्रांसफर करना, इसको तुम ओवर द काउंटर ट्रांसफर मत करना। दिस इज द इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन टू द बैंक दैट डू नॉट ट्रांसफर दिस सम टू द पेई डायरेक्टली, ट्रांसफर इट इन द अकाउंट ऑफ द पेई। दिस इज नोन एज जनरल क्रॉसिंग। अब आ जाओ, आते हैं स्पेशल क्रॉसिंग पे। भाई लोग होते हैं बहुत 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 बदमाश। कैसे? बताता हूं कैसे। तो भाई आपने ये चेक इशू किया, मिस्टर ए ने ये चेक इशू किया, देखो आपके सामने चेक है, थोड़ा सा गंदा हो गया है, और उसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली पूरी ट्रांजैक्शन दिख जाए इस चेक में। लोगों की अब मैं आपको बदमाशी बता रहा हूं, लोगों की बदमाशी क्या होती है। खैर अब इस बदमाशी के अगेंस्ट भी एक बहुत पुख्ता टूल डेवलप कर लिया है बैंकर्स ने। तो देखना, चेक बनाया मिस्टर ए ने, पे मिस्टर बी ₹10,000। ए ने यहां पर अपने सिग्नेचर कर लिए, यहां पर डेट डली हुई है भाई, और ए ने सिग्नेचर करने के बाद ये वाला चेक बी को कॉल किया। बी रहता है मुंबई, ए रहता है दिल्ली।
ए ने बोला सुनो बी, मैं तुम्हारा चेक तुम्हें कोरियर करा रहा हूं। बी ने कहा ठीक है, तुम मेरा चेक मुझे कोरियर करा दो। कोरियर में ये चेक पड़ा था। अब कोरियर कंपनीज की तो सेवाएं आपको पता ही हैं, कई बार गड़बड़ हो जाती है। भाई ये चेक लगा किसके हाथों में? ये लगा एक्स के हाथों में। ये चेक बी के हाथों में नहीं लगा, ये चेक किसके पास लगा? एक्स के हाथों में लगा। एक्स ने कहा अरे चेक मिला है 10,000 रुपये का, लेकिन बी के नाम है, मैं तो अपने अकाउंट में डाल ही नहीं सकता, और अकाउंट्स पे भी है, तो मैं कैश भुनवा नहीं सकता। तो भाई कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। एक्स का पता है बैंक अकाउंट कहाँ था? एक्स का बैंक अकाउंट था आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। एक्स ने आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर से बात करी। आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर से बोला सुनो मैनेजर, मेरा ना एक अकाउंट खोल दो। मैनेजर ने कहा सर आपका तो ऑलरेडी अकाउंट है मिस्टर एक्स, आपका तो ऑलरेडी अकाउंट है, दो नया अकाउंट क्यों खुलवा रहे हो? मिस्टर एक्स ने कहा नहीं, बी के नाम से खोल दो। मैनेजर ने कहा लेकिन आपका नाम तो एक्स है। एक्स ने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे बी के नाम से अकाउंट चाहिए। मैनेजर ने कहा जब आपका नाम एक्स है तो आपको बी के नाम से अकाउंट क्यों चाहिए? एक्स ने ये चेक मैनेजर को दिखाया और मैनेजर को बोला कि 40% तुम्हारा, 4,000 रुपये तुम रख लेना, 6,000 रुपये मुझे दे देना, आपस में मांडवली कर लेते हैं, बी के नाम से एक अकाउंट खोल दो और ये चेक को वहाँ डिपॉजिट करा के उसको भुनवा लो। हो सकता है ना भाई ऐसा? अगर सांठगांठ कर लें, नकली नाम से अकाउंट खुलवा लें, तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी और का चेक किसी और के अकाउंट में चला जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यही हुआ, एक्स ने बी के नाम से अकाउंट खुलवाया और ये वाला चेक बी के नाम पे भुनवा लिया और बैंक अकाउंट में से 10,000 रुपये विड्रॉ करे और बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया। जब बी को ये बात पता लगी कि उसके पास चेक नहीं पहुंचा है, बी ने ए को कॉल किया। बी ने ए को बोला मेरे पास चेक नहीं पहुंचा है। ए ने बोला अरे तुमने तो आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर भी ले लिया है अपने चेक का, कैसी बातें कर रहे हो नहीं पहुंचा? तुमने तो आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर भी ले लिया है। बी ने बोला मेरा कोई अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है ही नहीं, मेरा तो एसबीआई में अकाउंट है। ए सदमे में आ गया। ए ने कहा अरे बाप रे, ये तो यानी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। और तब तक एक्स तो बी के पैसे लेके रफू चक्कर हो गया था, वो अपना पैसे लेके गायब हो गया, उसने बैंक अकाउंट भी क्लोज कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला। बाद में इंक्वायरी बैठी होगी, मैनेजर ने बोल दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स इसने सबमिट करे थे, कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, उनके बेसिस पे बैंक अकाउंट मैनेजर ने भी क्लोज कर दिया और मामला रफा दफा हो गया। अब इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए मिस्टर ए ने अगली बार क्या किया? मिस्टर ए ने बी का जो बैंक है एसबीआई, क्रॉस करने के बाद उस बैंक का नाम लिख दिया एसबीआई। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है ए अपने बैंक को, ए का बैंक बता दो भाई, ए का कौन सा बैंक है? ए का बैंक है एचडीएफसी। तो ए ने इंस्ट्रक्शन दिया एचडीएफसी बैंक को, सुनो एचडीएफसी बैंक, तुम ना बी को पेमेंट कर दो, लेकिन बी वो वाला बी है जिसका कैनरा बैंक में अकाउंट है या जिसका एसबीआई बैंक में अकाउंट है। तो भाई एक आदमी की जान पहचान ना किसी एक बैंक में ही हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता उस आदमी की जान पहचान हर बैंक में है और वो हर बैंक में फ्रोजरी करने के काबिल है। तो टू एन एक्सटेंट अगर आपने क्रॉस करने के बाद यहां बैंक का भी नाम लिख दिया, अगर आपने क्रॉस करने के बाद यहां बैंक का भी नाम लिख दिया, तो टू एन एक्सटेंट आपने फ्रॉड को रोक लिया, क्योंकि एक्स आईसीआईसीआई बैंक में तो नकली अकाउंट खुलवा सकता है, एक्स एसबीआई में सपोज अगर नकली अकाउंट नहीं खुलवा सकता तो आपकी ट्रांजैक्शन बच जाएगी। दिस इज नोन एज स्पेशल क्रॉसिंग, जहां पर आप बैंक का भी नाम स्पेसिफाई कर दो। आप ये मत कहो कि बी के अकाउंट में पैसा डाल दो, ये सिर्फ मत बोलो। यहां आप क्या बोल रहे हो? आप बी के एसबीआई अकाउंट में पैसा डाल दो। ए एचडीएफसी बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, सुनो एचडीएफसी बैंक, आप बी के एसबीआई बैंक में पैसा डाल दो। तो अब अगर बी का आईसीआईसीआई बैंक भी होगा तो क्या एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक को पैसे दे देगा? नहीं, एचडीएफसी बैंक सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को पैसे देगा जिसमें बी का अकाउंट होगा। So this is how special crossing is additional layer of security, additional layer of safety जो फ्रोजरी के अगेंस्ट हम लोग अपनाते हैं, जो फ्रोजरी के अगेंस्ट अपनाई जाती है। So these are the two categories of crossing. One is general crossing, second is special crossing. अब स्पेशल क्रॉसिंग में भाई एक और चीज होती है जिसका नाम होता है डबल क्रॉसिंग। समझना ये कंसेप्ट क्या है डबल क्रॉसिंग का। भाई ए ने बी को जो चेक दिया उसके अंदर उसने क्रॉसिंग लगाई आईसीआईसीआई बैंक, मतलब
ए ने एचडीएफसी बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम बी के अकाउंट में पैसे डाल दो। बी के कौन से वाले अकाउंट में? आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में। अब भाई आईसीआईसीआई बैंक कलेक्टर बन गया। किससे कलेक्ट करेगा? एचडीएफसी से कलेक्ट करेगा और अपने बैंक अकाउंट, जो बी का बैंक अकाउंट है, उसमें डाल देगा पैसे। आईसीआईसीआई बैंक कलेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, वो कलेक्शन कर रहा है पैसे की। अब भाई हिंदुस्तान में होता क्या है, जो बैंक्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा काम होता है, तरह तरह का काम होता है, क्रेडिट कार्ड इशू करना, लोन देना, ये करना वो करना, भाई वो कई बार बैंक अपनी कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और बैंक को ट्रांसफर कर देते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक बोलता है, अरे सुनो एसबीआई बैंक, तुम अपने पैसे कलेक्ट करने जा रहे हो ना एचडीएफसी बैंक से, जरा मेरे भी कलेक्ट करके ले आना। तो तुमने, आईसीआईसीआई बैंक ने एसबीआई बैंक को अपना एजेंट बना दिया, अपना कलेक्टर बना दिया। दिस इज नोन एज एजेंट हु कलेक्ट्स मनी ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर बैंक। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक का एजेंट है कोई और कलेक्टर बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक के पास राइट है कि वो यहां पर जो ये डबल क्रॉसिंग हुई है, इसका मतलब है आईसीआईसीआई बैंक ही पैसे कलेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली जब ये चेक एचडीएफसी बैंक के पास जाएगा तो एचडीएफसी बैंक बोलेगा नहीं भाई नहीं, मैं सिर्फ आईसीआईसीआई को ही ये चेक दूंगा, एसबीआई को क्यों दे दूं, यहां क्रॉसिंग आईसीआईसीआई के नाम की हुई है। तो आईसीआईसीआई बैंक यहां पर डबल क्रॉसिंग करेगा, एक और क्रॉसिंग करेगा और यहां लिख देगा एसबीआई। डबल क्रॉसिंग ड्रॉअर या ड्रॉई नहीं करता, ये बैंक करता है जिसके नाम फर्स्ट क्रॉसिंग हुई है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने डबल क्रॉसिंग एसबीआई लिख के ऑथराइज कर दिया एसबीआई के मैनेजर को कि वो एचडीएफसी बैंक में जाए और आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ पे 10,000 रुपए कलेक्ट करके ले आए और आईसीआईसीआई बैंक को दे दे। दिस कंसेप्ट इज नोन एज डबल क्रॉसिंग। जब दो क्रॉसिंग होती हैं और ये एक बैंक ही कर सकता है, ये कोई ड्रॉअर या ड्रॉई नहीं कर सकता। So these are the two kinds of crossing, general crossing and double special crossing. ये दोनों प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती हैं। ये दोनों का मकसद ये कि हम लोग भाई जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं बैंक की, वो सेफली कर पाएँ, सिक्योरली कर पाएँ और हम अपने बिजनेस में कोई धोखा ना खाएं, किसी भी तरह का हमें फ्रॉड का सामना ना करना पड़े जो कि बेयरर चेक के केस में हो सकता है। उसको दूर करने के लिए हम लोग जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग बनाते हैं। तो आओ देखते हैं बुक में जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग के बारे में क्या दिया हुआ है। तो चलो अब देखते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक का थियोरेटिकल वर्जन किस तरह बुक में दिया हुआ है। आओ देखते हैं। अ चेक में बी ओपन चेक और अ क्रॉस्ड चेक। एक चेक ओपन चेक भी हो सकता है और क्रॉस्ड चेक भी हो सकता है। द फॉर्मर में बी प्रेजेंटेड अक्रॉस द काउंटर फॉर पेमेंट। तो जो ओपन चेक होता है वो अक्रॉस द काउंटर हम जाके बैंक के पास उसे इनकैश करवा सकते हैं, उसमें हमारे बैंक अकाउंट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। द लेटर विल हैव टू बी प्रेजेंटेड थ्रू अनदर बैंकर। क्रॉस चेक जो होता है वो किसी बैंकर के थ्रू ही आप एनकैश करा सकते हो। While in the case of an open check, payment may be obtained in cash. In case of a crossed check, the amount will be credited to account of the customer of a bank. तो ओपन चेक के केस में कोई भी जो ओवर द काउंटर आया है वो चेक को इनकैश करा सकता है, कैश पे हो सकता है। लेकिन क्रॉस्ड चेक के केस में सिर्फ अगर किसी का बैंक अकाउंट है वो ही भाई क्रॉस्ड चेक को पेमेंट रिसीव कर सकता है। बाय क्रॉसिंग द चेक द ड्रॉअर इंस्ट्रक्ट्स द बैंकर टू नॉट टू पे इट ओवर द काउंटर बट ओनली क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द पर्सन नेम्ड देयर इन। तो हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भाई बैंक को? हम ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बैंक को कि सुनो बैंक, क्रॉस करने का मतलब ये है कि तुमको ये वाला चेक सिर्फ उस बंदे के बैंक अकाउंट में डालना है जिसका नाम लिखा है, ये ओवर द काउंटर पे नहीं हो सकता, तुम इसके बदले कैश नहीं दे सकते। हम ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने बैंकर को। इट एड्स टू द सिक्योरिटी। सबसे बड़ा रीजन ये है, सेफ्टी सिक्योरिटी बरकरार रहती है। and thus ensures payment to the payee or to his order. A check may be crossed by any of the following persons. तो चेक भाई ड्रॉअर भी क्रॉस कर सकता है और चेक होल्डर जो ड्रॉई है, जो उस चेक का रिसीव करेगा, वो भी कह सकता है कि नहीं मैं कोई बात नहीं, मुझे ड्रॉअर ने अगर अनक्रॉस चेक दे भी दिया मैं उसको क्रॉस करूंगा और मैं सेफ्टी बरकरार रखूंगा। वेयर अ चेक इज इशूड अनक्रॉस्ड इट मे बी क्रॉस्ड बाय द होल्डर जनरली और स्पेशली। The banker in whose favor the check has been crossed specially may again cross in favor of another bank. तो एक बैंकर जिसके नाम ये चेक क्रॉस हुआ है वो किसी और के नाम भी चेक को क्रॉस कर सकता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? डबल क्रॉसिंग। केस एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ द फॉर्मर। जब पहले वाले का एजेंट दूसरा वाला बैंक बनता है। Then what is general crossing? By general crossing, where a check bears across face
its face and addition of words and company or any abbreviation thereof between two parallel traverse lines or of the two parallel traverse lines simply either with or without words not negotiable, that addition shall be deemed a crossing and the check shall be deemed to be crossed generally. टू ट्रेवर्स लाइंस आर एसेंशियल्स ऑफ जनरल क्रॉसिंग. तो दो लाइनें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे मार दो, इसका मतलब है जनरल क्रॉसिंग आपकी कंप्लीट हो गई, जनरल क्रॉसिंग आप कर रहे हो. द लाइन्स शुड नॉट ऑक्यूपाई प्रिंटेड लेटर्स. तो भाई लाइन्स इतनी नीचे ना हो कि वो प्रिंटेड लेटर के ऊपर आ जाए, मतलब आपने बीचों बीच लगा दिया, ऐसा मत करना, कॉर्नर पे लगेगा हमेशा. or any such written matters. The lines are generally drawn on left hand side. Generally left hand side पे lines बनती हैं. The words not negotiable may be added to a crossing, but they themselves do not constitute crossing. So आप लाइन के बीच में कुछ भी खाली छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अकाउंट्स पे लिख दो, नॉट नेगोशिएबल लिख दो, एंड कंपनी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अगर आपने सिर्फ अकाउंट्स पे लिख दिया और लाइन नहीं डाली तो भाई दिक्कत है. अगर आपने सिर्फ नॉट नेगोशिएबल लिख दिया और लाइन नहीं डाली तो दिक्कत है. लाइन डालनी जरूरी है. लाइन के बीच में आप कुछ डालो ना डालो आपकी मर्जी है, दो पैरेलल लाइंस डालनी जरूरी है. ठीक है सर. अकाउंट्स पे क्रॉसिंग मीन्स दैट अमाउंट शुड नॉट बी पेड एट काउंटर बट शुड बी क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ द पेई ओनली. अकाउंट में ही पैसा जाएगा, ओवर द काउंटर पैसा नहीं जा सकता. स्पेशल क्रॉसिंग और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी बोलते हैं इसको. ये देखो इसके एग्जांपल्स हैं जो हमने बोर्ड पे भी करे थे. Where a check bears across its face an addition of name of a banker, either with or without words not negotiable, that addition shall be deemed a crossing, and the check be deemed to be crossed specially and to be crossed to that banker. तो जब आप अपनी लाइंस के बीच में नाम लिख देते हो तो ये भी स्पेसिफाई कर देते हो कि भाई जो पेई है वो इस वाले बैंक अकाउंट का बैंक होल्डर है, तो उसी पेई को पैसे देना जो इस वाले बैंक अकाउंट में अपना खाता रखता है. Two parallel traverse lines are not essential. The name of the bank should be mentioned with or without crossing. तो भाई इस केस में दो पैरेलल लाइन एसेंशियल नहीं है, कर दो तो अच्छी बात है, एसेंशियल नहीं है, लेकिन हाँ बैंक का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा. द नेम ऑफ द बैंक इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स स्पेशल क्रॉसिंग. अगर आपने बैंक का नाम लिख दिया ना तो अपने आप में स्पेशल क्रॉसिंग माना जाएगा, दो लाइनें डालने की जरूरत नहीं है. द नेम ऑफ द बैंक शुड बी रिटन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेक. The name of the bank and the words not negotiable or account pay or not negotiable account pay only may also be mentioned. अब देखना डबल क्रॉसिंग किसको कहते हैं. सेक्शन 125. Where a check is crossed specially, the banker to whom it is crossed may again cross it specially to another bank. His agent for collection is called double crossing. तो अगर कोई बैंक चाहता है कि कलेक्शन कोई और बैंक करे उसके बिहाफ पे, अब नेचुरल सी बात है, चेक पे नाम लिखा है बैंक का, तो जब वो कलेक्ट करने जाएगा वो वाला बैंक का एजेंट दूसरे बैंक में, तो भाई दूसरे बैंक वाला वो चेक को एनकैश नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस चेक पे नाम लिखा है ओरिजिनल बैंक का. तो भाई उस बैंक को पहले जो दूसरा बैंक जो उसका एजेंट बन के जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का चेक आईसीआईसीआई बैंक के नाम क्रॉस हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक का एजेंट है एसबीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक को क्रॉसिंग में एसबीआई भी लिखना पड़ेगा, जो इस चीज का सिंबल है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक जो पैसे कलेक्ट करवाएगा वो एसबीआई बैंक से करवाएगा ऑन हिज बिहाफ. दिस इज नोन एज डबल क्रॉसिंग. सो दिस कैन बी डन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन एंड दैट टू बाय अ बैंकर. तो एक कलेक्शन के पर्पस से ही ये डबल क्रॉसिंग होती है, और वो भी एक बैंकर ही डबल क्रॉसिंग करता है. कोई ड्रॉअर जिसने चेक बनाया है या जिसके ऊपर चेक बना है, भाई वो स्पेशल क्रॉसिंग नहीं कर सकता. ये क्रॉसिंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बैंकर का ही है जिसके नाम ये चेक बना हुआ है. तो ठीक है, यहां पर हमने खत्म किया एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर. अच्छा, मार्क्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसके, सिर्फ 10 मार्क्स का है आउट ऑफ द 70 मार्क्स ऑफ लॉ, बट स्टिल ईजी है. तो इसलिए इसमें से ईजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से अगर आप करके जाओगे, मेन कंसेप्ट्स ढंग से करके जाओगे, आपके अच्छे मार्क्स सिक्योर करने का चांस है इस वाले चैप्टर में से, क्योंकि एक तो बहुत छोटा है, छोटे होते हुए भी 10 मार्क्स फुल्ली आपको दे रहा है, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. और भाई हम लोग अपने अगले सेशन में मिलेंगे अपने अगले एस्पेक्ट के साथ चैप्टर के, जो कि है एथिक्स. अब हमें एथिक्स स्टार्ट करना है. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल दैट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग.